Greetings everyone, my name is KS Deepak and I welcome you all in the Shield IS episode of the Hindus News Analysis. So चलिए देखते हैं कि कौन से articles are we discussing today. So the first article is on the aspects of pendency of cases in the Indian judiciary. So यहाँ पर बात करेंगे क्यों काफी सारे cases pending हैं judiciary में, what are the reasons, कौन से हैं culprits उसमें, at the same time क्या क्या reforms हम लोग ने ले हैं, क्या क्या reforms हम लोग ले सकते हैं in our first article. The second article is on the aspects of election commission. So यहाँ पर बात करेंगे election commission होता क्या है, election commission के पास क्या क्या safeguards होते हैं, क्या क्या roles होते हैं, क्या क्या responsibilities होते हैं. At the same time यहाँ पर ये भी देखेंगे political parties क्या हैं, इंडिया में कौन से पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इंडिया में जो पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम है उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. ऑल दिस थिंग्स विल बी सीइंग इन आवर सेकंड आर्टिकल. The third one is with regards to the military exercises going on. So यहाँ पर बात करेंगे military exercises होता क्या है, क्यों किसी कंट्री की जो आर्मी है, आर्म फोर्सेस क्यों military exercises करते हैं, इंडिया में कौन से military exercises हैं, कैसे हम लोग segregate कर सकते हैं, और प्रीलिम्स के लिए कौन से major military exercises हैं जो कि important है, we will be seeing in our third article. The fourth one is with regards to the aspects of कार्बन कैप्चर. सो यहां पर बात करेंगे कार्बन कैप्चर होता क्या है, कार्बन कैप्चर के क्या क्या इश्यूज हैं, क्या क्या टेक्नोलॉजीज हैं, क्या क्या एडवांटेजेस हैं, एवरीथिंग वी विल बी सीइंग इन आवर फोर्थ आर्टिकल. द फिफ्थ वन इज ऑन द रिगार्ड्स ऑफ कुकी चीन रेफ्यूजीज. तो यहां पर बात करेंगे कुकी चीन होते कौन है, ये कौन सी कम्युनिटी है, कहां पर हैं ये लोग इंडिया में क्यों माइग्रेट कर रहे हैं, क्या क्या रीजंस है, उस माइग्रेशन की वजह से क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं. ऑल दिस थिंग्स विल बी सीइंग इन आवर फिफ्थ आर्टिकल. And as usual, the sixth one is on the quiz of the day. So let's start with the first one, that is on the aspects of pendency of cases in the Indian judiciary. अब यहां पर जो कमेंट्स आ रहे हैं फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट, इस कमेंट्स को समझने के लिए, इसके सिग्निफिकेंस को समझने के लिए वी नीड टू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द करंट सिनेरियो ऑफ पेंडेंसी ऑफ केसेस इन इंडिया. सो फर्स्ट स्टैटिस्टिक्स से स्टार्ट करते हैं, कुछ वाइडर स्टैटिस्टिक्स को देखते हैं. अगर प्रेजेंट स्टैटिस्टिक्स की बात करें, प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें, सो हाई कोर्ट्स में अराउंड 56 लाख केसेस है जो कि पेंडिंग है इन द ईयर 2021. सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो 70,000 केसेस आर देयर पेंडिंग इन 2021. और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की बात करें so 4 crore केसेस आर देयर पेंडिंग. दैट मींस a lot of pressure is on the subordinate courts. Subordinate courts are feeling the heat of this pendency. अगर रेट ऑफ ग्रोथ की बात करें so in the last 10 years particularly 2010 से लेकर 2020 तक जो ग्रोथ रेट रहा है that is of 2.8%. ये इंप्लाई करता है कि अगर कोई नए केसेस फाइल नहीं किए जाते हैं then at the current rate of disposal जो टाइम लगेगा हमें that would be of 1.3 years for the Supreme Court, 3 years for the High Court and subordinate courts. So this is the case कब अगर कोई नए केसेस वो फाइल नहीं करते हैं, बट दैट इज नॉट हैपनिंग. दिस इज जस्ट एन हाइपोथेटिकल केस. सो दैट इज द एक्सटेंट ऑफ द पेंडेंसी दैट वी आर सीइंग इन आवर जुडिशरी. अगर एज वाइज इस पेंडिंग केसेस को सेग्रीगेट करें, सो व्हाट यू फाइंड इज दैट इन हाई कोर्ट्स particularly 21% of the cases are pending for over 10 years and the subordinate courts 23 cases for over 5 years. That means ज्यादातर जो केसेस हैं they are pending for a lot of times. और इसके वजह से वो जो केसेस हैं वहां पर टाइम बढ़ते जाता है और जो जस्टिस जो कि एम है इस जुडिशरी का दैट इज नॉट गेटिंग फुलफिल्ड. अगर वैकेंसीज के बारे में बात करें पर्टिकुलरली इन जुडिशरी इन हाई कोर्ट्स एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, सो हाई कोर्ट्स में पर्टिकुलरली 38% वैकेंसीज थे इन द ईयर 2020 और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की बात करें तो 20% थे वैकेंसीज इन द ईयर 2020. सो इन कोर्ट्स में वैकेंसीज भी काफी ज्यादा हैं और पेंडेंसी तो है ही. और क्योंकि ये जब कोर्ट्स में काफी सारे पेंडेंसीज हैं, काफी सारे वैकेंसीज हैं और इससे हम लोग स्पीडी डिस्पोजल नहीं कर पा रहे केसेस को, तो स्पीडी डिस्पोजल के लिए हमारे पास काफी सारे मैकेनिज्म्स है जो कि ओवर द इयर्स हमने इंप्लीमेंट किए हैं. सम ऑफ द मैकेनिज्म्स आर नोन एज ट्रिब्यूनल्स एंड स्पेशल कोर्ट्स, जिसे हम लोग कहते हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट्स एंड दी क्वासी जुडिशियरी मैकेनिज्म्स. अब ये जो ट्रिब्यूनल्स हैं, जो स्पेशल कोर्ट्स हैं, जो कि बनाया गया था विद द एम ऑफ एंश्योरिंग स्पीडी डिस्पोजल ऑफ केसेस, इन कोर्ट्स में भी काफी सारे पेंडेंसीज हैं, काफी सारे वैकेंसीज हैं. अगर पेंडेंसी की बात करें इन द फास्ट ट्रैक कोर्ट्स और इन द ईयर 2021 अराउंड 9.2 लाख केसेस वर पेंडिंग इन द फास्ट ट्रैक कोर्ट, जिसका जो मकसद है वो स्पीडी डिस्पोजल था. सो इट इज इंट्रिगिंग, इजंट इट?
और क्योंकि यहां पर वैकेंसीज काफी ज्यादा हैं, क्योंकि यहां पर पेंडेंसी है, और क्योंकि यहां पर जो रिड्यूसल मैकेनिज्म है वो भी अच्छी तरीके से हम लोग एकम्प्लिश नहीं कर पा रहे हैं, वो अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, और इसकी वजह से अ लॉट ऑफ पीपल आर अंडर ट्रायल्स इन दी प्रिजन्स। सो जो नंबर ऑफ अंडर ट्रायल्स हैं जो कि प्रिजन में है, दे आर मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ द कन्विक्ट्स। अंडर ट्रायल्स का क्या मतलब? अंडर ट्रायल्स वैसे लोग हैं जो कि जिनके ऊपर एक्यूजेशंस लगाए गए हैं और वो एवेड कर रहे हैं और अंडरगो कर रहे हैं ट्रायल्स। अगर परसेंटेज हिसाब से बात करें इन द ईयर 2019, तो आप देख सकते हैं जम्मू एंड कश्मीर में 94% ऑफ द प्रिजनर्स वेर अंडर ट्रायल्स, and in Delhi it's 83%. So you can see the extent of the under trials that is happening. और ये जो लोग हैं जो कि जिसके ऊपर एक्यूजेशंस लगाए जाते हैं, हो सकता है कि इतने काफी सारे टाइम्स, काफी सारे सालों में जेल में सड़ने के बाद उन्हें छोड़ दिया जाए, उन्हें रिहा कर दिया जाए, but that is justice delayed. They are getting punished for something they are just accused of. और इस वजह से जो जस्टिस है, जस्टिस इज गेटिंग डिलेड, जस्टिस इज डाइंग। विद दैट अब देखते हैं कि क्या क्या रीजंस है इन पेंडेंसी ऑफ केसेस के। सो द फर्स्ट रीजन हियर इज देयर इज अ लॉट ऑफ वैकेंसीज। जैसे हम लोग ने देखा, देयर इज अ लॉट ऑफ वैकेंसीज इन हाई कोर्ट्स आल्सो, इन सुप्रीम कोर्ट्स आल्सो। और क्योंकि यहां पर वैकेंसीज हैं, तो जो जजेस का जो रेशियो है पर 1000 ऑफ पीपल पर पॉपुलेशन, दैट इज वेरी लो। और क्योंकि काफी लो है तो उनके ऊपर प्रेशर काफी बढ़ जाता है, और प्रेशर बढ़ जाता है तो उन्हें काफी ज्यादा टाइम चाहिए होता है, एंड दैट इज इंक्रीजिंग द पेंडेंसी ऑफ केसेस। सेकेंड इज द पुअर स्टेट ऑफ सबऑर्डिनेट जुडिशरी। जैसे हमने देखा, अगर पेंडेंसी ऑफ केसेस की बात करें, सो लार्जेस्ट नंबर ऑफ पेंडेंसी ऑफ केसेस इज पर्टिकुलरली इन दी सबऑर्डिनेट जुडिशरी। तो सबऑर्डिनेट जुडिशरी ऐसे जुडिशरी जहां पर फंड्स काफी कम दिए जाते हैं, जहां पर उन्हें फोकस नहीं करते, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम फोकस नहीं कर रहे हैं। और ऐसे लोग, ऐसे जुडिशरी जहां पर हम लोग फोकस नहीं करें इंफ्रास्ट्रक्चर पे, जहां पर हम लोग फोकस नहीं करें उनके डेवलपमेंट पे, सो दे आर हैविंग अ लॉट ऑफ पेंडेंसी आल्सो, एंड दैट इज व्हाई दे आर नॉट बीइंग एबल टू एग्जीक्यूट इट और use those cases or execute those cases or justify those cases in a better manner. Third is the aspect of government. जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज द बिगेस्ट लिटिगेंट। दैट मींस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही सबसे ज्यादा केसेस फाइल करते हैं सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में। अगर कोई भी बंदा किसी भी इश्यूज के कारण गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ जाता है, so गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज हैविंग ऑल द रिसोर्सेज एट इट्स डिस्पोजल। सो वो क्या करते हैं, वो अपील फाइल करते हैं, वो अगेन री अपील फाइल करते हैं। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज द बिगेस्ट लिटिगेंट, और इसके कारण जो पेंडेंसी है वो बढ़ रहा है। Then there is this crowding out investments also. A lot of projects get stalled in this judiciary because of some of the conflicts between the stakeholders, और इसके कारण यहां पर जो नए इन्वेस्टर्स हैं वो भी आते नहीं है। And the last one is the less budgetary allocation. अगर budgetary allocation की बात करें, so इंडिया में परसेंटेज हिसाब से अगर बात करें बजट में, so it is around 0.08 या 0.09% of the GDP. इसको अगर हम लोग बाकी कंट्रीज के साथ बात करें, so it is very low. Only 4 countries are having lesser budget allocation to this, and that is जापान, नॉर्वे एंड ऑस्ट्रेलिया। और यहां पर इसलिए नहीं है कि वहां पर बजट की कमी है, ये वैसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि ओवर द इयर्स काफी और मैच्योर और प्रूव हो चुके हैं, और यहां पर पेंडेंसी ऑफ केसेस नहीं है, और इसीलिए उन्हें बजट जो है वो एलोकेट करने की जरूरत नहीं है। बट इंडिया इज हैविंग अ लॉट डिफरेंट पिक्चर। अब देखते हैं कि वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, व्हाट इज द सॉल्यूशन टू दिस। द फर्स्ट सॉल्यूशन इज टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ जुडिशियल सर्विसेज। जो जुडिशियल सर्विसेज हैं जहां से हम लोग जजेस चूज करते हैं, इनके वहां पर एक मेजर स्ट्रेंथ चाहिए, एक मेजर बूस्ट चाहिए, ताकि नंबर ऑफ जजेस हम इंक्रीज कर पाए। और यहां पर बेसिक नंबर ऑफ जजेस कहां पर, किस लेवल पे चाहिए, पर्टिकुलरली इन दी सबऑर्डिनेट लेवल, क्योंकि सबऑर्डिनेट लेवल इज द लेवल जो कि हीट महसूस कर रहा है ऑफ दिस पेंडेंसी ऑफ केसेस। सेकेंड पॉइंट हियर इज टू प्रोवाइड एडुकेट बजटिंग। अगर बजट की जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया, बजट में परसेंटेज के हिसाब से डिस्कस करें, सो अराउंड 0.08% ऑफ जीडीपी इज अ शेयर दैट वी आर प्रोवाइडिंग। और इस शेयर जो है दैट इज वेरी लो व्हेन वी कंपेयर इट टू अदर कंट्रीज, डेवलपिंग एज वेल एज डेवलप्ड कंट्रीज। और यहां पर क्योंकि हम पैसा नहीं प्रोवाइड करें, मॉनेटरी अलाउंसेस नहीं प्रोवाइड करें, सो जुडिशियरी के पास इन ऑल द लेवल्स उनके पास काफी ज्यादा स्ट्रेन है व्हेन इट कम्स टू द मॉनेटरी और अदर रिसोर्सेज। क्योंकि मॉनेटरी अलाउंसेस नहीं दे रहे हैं तो वो मेंटेन नहीं कर पाते, वो इंफ्रास्ट्रक्चर को अपडेट नहीं कर पाते, और इसके कारण जो पेंडेंसी ऑफ केसेस है वहां पर भी एक मेजर इफेक्ट होता है। And this comment has been propounded, has been reiterated by various other commissions also. For example,
जो 15 फाइनेंस कमीशन है उन्होंने भी सिमिलर कमेंट्स दिए थे, एज वेल एज द इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 हैज आल्सो मेंशन सिमिलर कमेंट्स आल्सो. Another solution which we can hope is to hibernate the unnecessary PILs. अब काफी सारे PILs हैं जो कि जुडिशरी के पास हैं, हाई कोर्ट के पास हैं, जो कि मोर देन 10 years हैं. तो हम ऐसा मैकेनिज्म ला सकते हैं जहां पर ऐसे PILs जो कि मोर देन 10 years हैं, उन PILs को हम एसेस करेंगे. अगर उनमें कोई भी सिग्निफिकेंट पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ या लॉ के खिलाफ क्वेश्चन नहीं है तो उसे हम हाइबरनेट कर सकते हैं. Another solution here is to correct the historical inequalities. अगर हम लोग हिस्टोरिकल इनइक्वालिटीज को करेक्ट करें, मार्जिनल सेक्शन से जजेस को लाएं, वुमेन्स जजेस को लाएं, सो देयर वुड बी एन ओवरऑल जुडिशरी एंड दैट वुड एड्रेस द इश्यूज ऑफ द जुडिशरी इटसेल्फ. Another point here is to promote the alternate dispute resolutions. काफी सारे रेजोल्यूशन को डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए काफी सारे रेजोल्यूशंस हमारे पास. फॉर एग्जांपल लोक अदालत हैं हमारे पास, ग्राम न्यायालय हैं. अब इनका जो मकसद है दैट इज टू डिक्रीज द प्रेशर ऑन द जुडिशरी एंड टू हैव अ स्पीडी डिस्पोजल ऑफ द केसेस, और जस्टिस जो है वो स्पीड तरीके से हम डिलीवर कर पाए. बट ये जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म्स है वो इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हम, वो हम लोग प्रमोट नहीं कर पा रहे, उसकी जो पेनिट्रेशन है वो काफी कम है, अवेयरनेस है वो काफी कम है, और इसलिए हमें प्रमोट करनी चाहिए ये अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशंस, ताकि जो मेजर जुडिशरी है, मेन जुडिशरी, उनमें जो प्रेशर है वो हम डिक्रीज कर पाए. अब जैसे हमने इनिशियली देखा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज द बिगेस्ट लिटिगेंट व्हेन इट कम्स टू द केसेस, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बिगेस्ट लिटिगेंट से हटा के एक पैराडाइम शिफ्ट लाएं ताकि हम उन्हें कन्वर्ट कर पाए इनटू एन एफिशिएंट एंड रिस्पांसिबल लिटिगेंट. इसलिए वी कैन कम अप विद द पॉलिसी नॉन एज नेशनल लिटिगेशन पॉलिसी 2010, जहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कौन से पॉलिसी मैटर्स में सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की जो ऑर्डर्स हैं उसे फॉलो करेंगे, कौन से केसेस में वो अपील फाइल कर सकते हैं, एवरीथिंग वुड बी रिटन सो दैट जो लिटिगेशन है वो हम कम कर पाए. And the last is the legal information management and the briefing system. Now this reform has been taken. This system was created in the year 2015 और यहाँ पर जो objective है that is to track the cases to which the government is in party, ताकि government जो है वो एक responsible litigant के तौर पर निकल के आए. With that clarity, now let's move to our next article that is on the aspects of election commission and the political parties. अब जो दोनों टॉपिक्स हैं दे आर वेरी कंटेंशियस, काफी बार कवर किए जा चुके हैं. दैट इज व्हाई वी हैव आल्सो कवर्ड दिस टॉपिक इन ग्रेट डिटेल्स इन आवर 14 सितंबर वीडियो, जहां पर फर्स्ट ऑफ ऑल कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता क्या है, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ दिस बॉडी, इसमें क्या क्या पावर्स हैं, क्या क्या सेफगार्ड्स हैं, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, एज वेल एज कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या हैं, पॉलिटिकल पार्टीज कौन से होते हैं, इंडिया के जो पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम है उनमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनमें क्या क्या फ्लॉज हैं, और इलेक्शन कमीशन और पॉलिटिकल पार्टीज का क्या रिलेशन है, इलेक्शन कमीशन कैसे किसी पॉलिटिकल पार्टी को डेजिग्नेट करता है एज ए नेशनल पार्टी, एज ए स्टेट पार्टी, एवरीथिंग वी आर डिस्कस इन आवर 14 September video itself. So please refer to this video so that you have a very good clarity of this topic. With that, now let's move to our next aspect that is on the मिलिट्री एक्सरसाइजेस. अब यहां पर काफी सारे मिलिट्री एक्सरसाइजेस हैं जो कि एज ऑफ नाउ ऑनगोइंग हैं, और इसीलिए मिलिट्री एक्सरसाइजेस को जानना और उसकी जरूरत है, जो सिग्निफिकेंस है उसे समझना काफी इंपॉर्टेंट है. नाउ सिंस मिलिट्री एक्सरसाइजेस काफी बार कवर किए जा चुके हैं, दैट इज व्हाई आवर 9th November वीडियो हैज आल्सो कवर्ड दिस टॉपिक इन ग्रेट डिटेल्स, जहां पर फर्स्ट ऑफ ऑल कि मिलिट्री एक्सरसाइजेस होता क्या है, मिलिट्री एक्सरसाइजेस आप कैसे सेग्रीगेट कर सकते हैं, उनमें क्या क्या मकसद होते हैं, एंड मल्टीलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइजेस कौन से हैं जो कि मेजर हैं, एज वेल एज कि बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइजेस कौन से हैं जो कि प्रीलिम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है. सो प्लीज रेफर टू दिस टॉपिक in our 9th November video so that you have a very good clarity and you can score a very good marks if you evaluate this topic in great details. With that, now let's move to our next aspect that is on the carbon capture technologies. अब यहां पर there is this carbon capture utilization and storage technology जिसका जिक्र इस आर्टिकल में बताया गया. अब इसे समझने के लिए you need to break down this term one by one. So let's start with the basics itself. So first of all, कार्बन कैप्चर होता क्या है? सो कार्बन कैप्चर इज अ प्रोसेस ऑफ कैप्चरिंग द कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस, और इस कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशंस को आप कैप्चर करके आप कन्वर्ट करके यूटिलाइज कर सकते हैं इन वेरियस फॉर्म्स, या आप स्टोर कर सकते हैं इन डिफरेंट प्लेसेस.
अब बात यहां पर यह उठता है या सवाल यहां पर यह उठता है कि व्हाई इज दिस प्रोसेस इंपॉर्टेंट। अब ये जो प्रोसेस है इसे क्या कर सकते हैं, जो कार्बन इंटेंसिटी है वो आप रिड्यूस कर सकते हैं, और कार्बन इंटेंसिटी आप रिड्यूस करेंगे तो यू कैन मीट द गोल ऑफ नेट जीरो एम्बिशंस जो कि आपने दिए थे इन पेरिस एग्रीमेंट। अगर परसेंटेज के हिसाब से बात करें तो जो पावर एंड इंडस्ट्री जो है दे अकाउंट फॉर अराउंड 50% ऑफ ऑल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। दैट मीन्स these emissions are of various forms and they are at various scales also। और अगर आप जो बिगेस्ट स्केल है अराउंड 50% यही पावर एंड इंडस्ट्री अकाउंट करते हैं और इस इंडस्ट्री से निकलते एम्बिशंस को आप कैप्चर करते हैं और डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं या स्टोर करते हैं, सो यू कैन अचीव द गोल ऑफ नेट जीरो। इनफैक्ट ये कहा गया था इन द इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज कि जो एम्बिशन है हमारा दैट्स टू लिमिट आवर ग्लोबल वार्मिंग टू द परसेंटेज ऑफ 1.5 डिग्री सेल्सियस, यहां पर हम अचीव नहीं कर सकते हैं विदाउट inculcating the technologies of CCUS। that is the significance of this technology। इसके साथ साथ इस टेक्नोलॉजी के काफी सारे अदर एप्लीकेशंस भी हैं, जिसे हमने देखा द फर्स्ट ऑफ एप्लीकेशन इज टू मिटिगेट द क्लाइमेट चेंज, और जो ग्लोबल वार्मिंग के जो एम्बिशंस हैं जो कि हमने पेरिस एग्रीमेंट में रखे हैं वो भी हम फुलफिल कर सकते हैं। एट द सेम टाइम एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्रियल यूज में और एनहांस्ड ऑयल रिकवरी हम ला सकते हैं यूजिंग दिस टेक्नोलॉजीज। अगर एप्लीकेशन को समझे सो आइदर वी कैन कैप्चर द CO2 एंड कन्वर्ट इट और डायरेक्टली यूज इट। अगर डायरेक्टली यूज करना चाहते हैं तो ग्रीन हाउसेस में हम यूज कर सकते हैं, उसके बेसिस पर हम जो यील्ड है यील्ड बूस्ट कर सकते हैं। अगर हम लोग सॉल्वेंट की तरह अगर हम लोग कन्वर्ट करें तो ऑयल रिकवरी को हम एनहांस कर सकते हैं, ड्राई क्लीनिंग में यूज कर सकते हैं, या जो हीट ट्रांसफर है हीट ट्रांसफर में हम यूज कर सकते हैं, जो सुपर क्रिटिकल पावर सिस्टम्स हैं उनमें हम यूज कर सकते हैं। एट द सेम टाइम फूड एंड बेवरेजेस में और मेडिकल यूसेस में भी हम यूज कर सकते हैं इसे। और अगर हम लोग इसे कन्वर्ट करें इनटू फूल, पर्टिकुलरली मीथेन या मिथेनॉल, देन वी कैन यूज इट फॉर कंबशन। केमिकल्स में हम कन्वर्ट कर सकते हैं इंटरमीडिएट्स के तौर पर, या बिल्डिंग मटेरियल्स में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं सीमेंट्स या कंक्रीट में। सो वी कैन कन्वर्ट इट इनटू वेरियस फॉर्म्स। और ये जो CO2 है ये हम कहां से ले सकते हैं, ये हम लोग फॉसिल फ्यूल्स या इंडस्ट्रियल प्रोसेस से ले सकते हैं, जो कि अराउंड 50% ऑफ GHGs emissions अकाउंट करता है। दैट मींस अराउंड 50% ऑफ द emissions वी कैन टेक केयर यूजिंग दिस कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी। विद दैट अब देखते हैं कि CCUS का क्या रोल है व्हेन इट कम्स टू हैविंग द नेट जीरो पाथवेज और accomplishing the aim of net zero। हमने इनिशियली देखा कि CCUS के थ्रू हम मिटिगेट कर सकते हैं क्लाइमेट चेंज, एट द सेम टाइम जो ग्लोबल वार्मिंग को लिमिट करना है टू 1.5 डिग्री सेल्सियस, दैट आल्सो कैन बी डन यूजिंग द CCUS। अब CCUS का जो यूसेज है वी कैन आल्सो इंक्रीज इट, वी कैन एक्सट्रापोलेट इट टू हैव अ लॉट ऑफ अदर एडवांटेजेस आल्सो। कौन से एडवांटेजेस? फॉर एग्जांपल लेट्स सी द फर्स्ट वन, वी कैन यूज इट टू टैकल द एमिशंस फ्रॉम द एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर से जो एमिशंस हैं वो हमें डिक्रीज करना है, द वन वे इज टू स्टार्ट फ्रॉम द ग्राउंड जीरो। उसे स्क्रैप करके हम ग्राउंड जीरो से नए मैकेनिज्म्स, नए टेक्नोलॉजीज इंप्लीमेंट कर सकते हैं। बट ग्राउंड जीरो से स्टार्ट करने के लिए, स्क्रैप करने के लिए, देयर इज अ लॉट ऑफ स्ट्रेन ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर, देयर इज अ लॉट ऑफ स्ट्रेन ऑन द गवर्नमेंट आल्सो एंड द टैक्सेस आल्सो। काफी सारे पैसा लगेगा, काफी सारा एफर्ट लगेगा। तो क्या कर सकते हैं, CCUS को हम रिट्रोफिट कर सकते हैं इनटू द एग्जिस्टिंग पावर एंड द इंडस्ट्रियल प्लांट्स। और अगर हम रिट्रोफिट करें इनटू द एग्जिस्टिंग प्लांट्स तो वहां पर हमें ग्राउंड जीरो से स्टार्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और जो एम्बिशंस हैं हमारे वो भी फुलफिल किए जा सकते हैं। सेकेंड पॉइंट हियर इज दैट इट कैन प्रोवाइड अ कॉस्ट इफेक्टिव पाथवे फॉर द लो कार्बन हाइड्रोजन प्रोडक्शन। इससे आपको पता होगा हाइड्रोजन जो है यू कैन यूज इट एज एन फ्यूल, और अगर आप CCUS को यूज करें सो यू कैन यूज इट टू प्रोड्यूस द लो कार्बन हाइड्रोजन आल्सो। सो यहां पर आप CCUS से कार्बन इंटेंसिटी आप रिड्यूस करेंगे, द सेम टाइम हाइड्रोजन प्रोडक्शन में आप हेल्प करोगे। सो इट इज हैविंग डुअल एडवांटेज। थर्ड पॉइंट हियर, इट कैन एक्ट एज एन सॉल्यूशन फॉर द मोस्ट चैलेंजिंग एमिशंस। अगर हेवी इंडस्ट्रीज की बात करें सो हेवी इंडस्ट्रीज अकाउंट फॉर ऑलमोस्ट 20% ऑफ द ग्लोबल CO2 एमिशंस टुडे, और CCUS को हम हेवी इंडस्ट्रीज में इनकलकेट कर सकते हैं, रेट्रोफिट कर सकते हैं, ताकि ये जो एमिशंस है वो हम रिड्यूस कर पाए। Another point here is to remove the carbon from the atmosphere. Now we know this directly that CCUS को हम यूज कर सकते हैं, इसके थ्रू जो एटमॉस्फेयर में जो एमिशंस हैं उसे हम कैप्चर कर सकते हैं, और कैप्चर करके
कन्वर्ट कर सकते हैं या डायरेक्टली हम किसी और प्रोसेस में यूज कर सकते हैं या स्टोर कर सकते हैं. सो दैट कैन डिक्रीज द एमिशंस और इंटेंसिटी ऑफ कार्बन इन द एटमॉस्फेयर. अब कार्बन कैप्चर को एकम्प्लिश करने के लिए काफी सारे मेथड्स हैं, काफी सारे टेक्नोलॉजीज हैं जो कि ओवर द इयर्स डेवलप किए जा रहे हैं. लेट्स हैव अ ब्रीफ ओवरलुक ऑफ द टेक्नोलॉजीज. फर्स्ट टेक्नोलॉजी इज द केमिकल एब्जॉर्प्शन. केमिकल एब्जॉर्प्शन में हम लोग क्या करते हैं, केमिकल सॉल्वेंट्स यूज करते हैं. केमिकल सॉल्वेंट्स के थ्रू हम कार्बन डाइऑक्साइड को स्क्रैप कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर कर सकते हैं और उसे हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं और स्टोर भी कर सकते हैं. Then there is this physical separations, जहां पर एड्सॉर्प्शन या एब्जॉर्प्शन या क्रायोजेनिक सेपरेशन के थ्रू हम कंप्रेस करेंगे एटमॉस्फेयर से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. उसके बाद हम स्टोर भी कर सकते हैं या फ्यूल या अदर फॉर्म से कन्वर्ट भी कर सकते हैं. देन ऑक्सीफ्यूल सेपरेशन इज आल्सो देयर, जहां पर हम लोग प्योर ऑक्सीजन को यूज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड और फ्यूल को बर्न करते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिट होते हैं उसे हम कैप्चर करते हैं. देन मेम्ब्रेन सेपरेशंस भी हैं एंड कैल्शियम लूपिंग आर आल्सो देयर. अब कैल्शियम लूपिंग में पर्टिकुलरली क्या होता है कि जो कैल्शियम है, जो लाइम है, लाइम को आप यूज करते हो और लाइम को कन्वर्ट करते हो CaCO3 में, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट में, और कैल्शियम कार्बोनेट को फिर आप अगेन रिएक्ट करवाते हो इन सेकंड रिएक्टर और उससे CO2 रिलीज करवाते हो. सो इट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड. सिमिलरली कैल्शियम लूपिंग में आप यहां पर कैल्शियम यूज कर रहे हो, अगर आप इसमें मेटल्स यूज करें देन इट इज नॉन एज केमिकल लूपिंग. एंड देयर इज अनदर मेथड नॉन एज केमिकल लूपिंग itself, जहां पर आप मेटल ऑक्साइड्स बनाते हो और मेटल ऑक्साइड्स के थ्रू रिएक्ट करवा के आप कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करवाते हो और उसे आप कैप्चर करते हो. डायरेक्ट सेपरेशन मेथड्स भी हैं, एट द सेम टाइम सुपर क्रिटिकल CO2 पावर साइकिल्स भी हैं. सो देयर इज अ लॉट ऑफ टेक्नोलॉजीज जो कि ओवर द इयर्स डेवलप किए गए हैं, जहां पर एफिशिएंसीज जो है वो वैरी करते हैं और जिसका जो एडवांटेजेस है वो भी वैरी करते आता है. सो अकॉर्डिंग टू आवर बेनिफिट्स, अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट्स, वी कैन यूज एनी वन ऑफ दिस टेक्नोलॉजी. विद दैट अब देखते हैं कि क्या क्या है इस टेक्नोलॉजी के बैरियर्स. हमने देखा कि ये जो टेक्नोलॉजी है काफी सारे एडवांटेजेस हैं, काफी तरीके से आप एग्जीक्यूट कर सकते हो, इससे आप नेट जीरो भी अकम्प्लिश कर सकते हैं. बट क्या क्या बैरियर्स हैं एज ऑफ नाउ, क्यों आप इंप्लीमेंट नहीं कर सकते? द फर्स्ट पॉइंट हियर इज द कॉस्ट ऑफ इंप्लीमेंटेशन, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट बैरियर्स व्हेन इट कम्स टू द CCS टेक्नोलॉजीज. क्योंकि यहां पर एक हाई कॉस्ट, इट इज अ न्यू टेक्नोलॉजी, काफी सारे डेवलपमेंट्स आपको करने हैं, काफी सारे एफिशिएंसीज आपको बढ़ाने हैं. जो प्लांट्स के एफिशिएंसीज बढ़ाने के लिए लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी गोज इनटू बीइंग, और इस टेक्नोलॉजीज को यूटिलाइज करने के लिए, रिसर्च करने के लिए देयर इज अ लॉट ऑफ कॉस्ट जो कि इसके साथ एसोसिएटेड है. सो द कॉस्ट ऑफ इंप्लीमेंटेशन इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट बैरियर्स व्हेन इट कम्स टू CCS टेक्नोलॉजी. सेकंड इज इज ट्रांसपोर्टेशन चैलेंजेस. अब इस कार्बन को, इस कार्बन डाइऑक्साइड को जब आप कैप्चर करोगे, यू ऑल्सो नीड्स टू ट्रांसपोर्ट इट टू अदर एरिया जहां पर आप उसे कन्वर्ट करोगे, और इस ट्रांसपोर्टेशन में जो इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा दैट इज ऑल्सो comes with a lot of cost, क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट करने के लिए you need to convert it into another form, you need to have a lot of other infrastructures, high pipelines होनी चाहिए, a lot of other mechanisms also are there. So इसलिए ट्रांसपोर्टेशन के भी काफी सारे challenges हैं. Then storage considerations भी हैं. Now let me be very clear, storage की कोई कमी नहीं है, we can store it in every strata of the rock. The same time यहां पर स्टोरेज आप करोगे इन एनी फॉर्म, इन एनी सेट ऑफ द रॉक, देन सिस्मिक एक्टिविटी के कारण काफी सारे इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं. दैट इज अ कॉज ऑफ कंसर्न फॉर लॉट ऑफ रिसर्चर्स, और इसीलिए रिसर्चर्स आर कमिंग विद मोर प्रूड एंड मोर मैच्योर वे ऑफ स्टोरिंग इट. सो दीज आर द मेजर बैरियर्स ऑफ डेवलपमेंट. With that, now let's move to our next article, that is on the aspects of Kuki-Chin refugees. अब यहां पर Kuki-Chin कम्युनिटी का जिक्र किया गया है आर्टिकल में. अब Kuki-Chin refugees कौन है उसे समझना काफी इंपॉर्टेंट है. So let's start with the basics itself. So ये जो Kuki-Chin people हैं, they share the ethnic ties with Mijos, that means tribals of Mizoram. और ये जो Kuki-Chin community हैं, they are particularly from Bangladesh and they are now entering Mizoram. इंडिया में एंटर कर रहे हैं और ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के हिसाब से they are referred to as officially displaced persons. अब यहां पर फर्स्ट फिगर आप देख सकते हैं जो कुकी होमलैंड वो कितने स्ट्रैक्टर्ड हैं. एट द सेम टाइम चित्तगोंग हिल ट्राइब्स में भी वो कंसंट्रेटेड हैं. अब सवाल उठता ये है कि ये क्यों माइग्रेट करें, व्हाई आर दे माइग्रेटिंग टू इंडिया? इसे समझने के लिए यू नीड टू गो बैक एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री. जो चित्तगोंग हिल ट्रैक्स है, जो कि वन ऑफ द मोस्ट रिमोटेस्ट एंड पुअरेस्ट रीजन है, जहां पर इट इज एन ट्राइबल डोमिनेटेड एरिया, यहां पर काफी सारे डेमोग्राफिक चेंजेस हुए हैं ओवर द इयर्स.
अगर 1947 की बात करें, so 1947 में बंगाली स्पीकिंग पॉपुलेशन जो थे, they constituted to around 2% of the population in CHT. But as of now, they comprise around 50% of the population. That means 1947 से अब तक 2% से बढ़कर 50% हो चुका है बंगाली स्पीकर्स का परसेंटेज और फैक्शन इन दी CHT, जो कि ट्राइबल डोमिनेटेड एरिया है। और इसके वजह से ट्राइबल पॉपुलेशन को काफी सारे इश्यूज हो रहे हैं, देयर इंडिविजुअलिटी इज कमिंग अंडर स्टेक। और उसको सस्टेन करने के लिए, उसको स्ट्राइव करने के लिए, दे हैव टेकन द पाथ ऑफ वायलेंस आल्सो। देयर इज अ लॉट ऑफ ऑर्गेनाइज, फॉर एग्जांपल देयर इज दिस कुकी चिन नेशनल फ्रंट, जिसका लोगो आप यहां पर देख सकते हैं, और इसके एक आर्म्ड विंग है नॉन एज द कुकी चिन नेशनल आर्मी, एंड दे हैव टेकन वेपन्स इनटू देयर हैंड्स एंड दे हैव स्टार्टेड यूजिंग वायलेंस। वो गन डाउन कर चुके हैं, काफी सारे एट्रोसिटीज हैं जो कि ओवर द इयर्स रिपोर्ट किए जाते हैं। और इसके खिलाफ बांग्लादेशी सिक्योरिटी फोर्सेस हैज टेकन वेपन्स एंड दे आर हैविंग द एम ऑफ बुलेट टू बुलेट। वो क्या कर रहे हैं, वो काउंटर ऑफेंसिव ऑपरेशंस कर रहे हैं, और काउंटर ऑफेंसिव ऑपरेशंस में जो कोलैटरल, जो बीच में फंस रहे हैं, जो सैंडविच हो रहे हैं, जो लोग जिसपे कोलैटरल डैमेज हो रहे हैं, दे आर द कुकी चिन कमिटी। और इसकी वजह से कुकी चिन कमिटी में काफी सारे एट्रोसिटीज के एलिगेशंस लगते हैं, और इसको बचने के लिए ही कुकी चिन कमिटी आर नाउ माइग्रेटिंग टू इंडिया। With that clarity, now let's move to our next article, that is on the quiz of the day. So the first question is with regards to the impeachment of the High Court judges, where the second question is with regards to the transfer of the High Court judges. Again, both these questions are based on current affairs, so please refer to these questions. और इन questions के जो answers हैं along with the explanations would be provided to you in the form of PDF, जिसका जो link है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। As well as जो PPT है जिसके ऊपर हमने एनालिसिस किया, that also in the form of PDF, you would get a link in the video description also. So refer to those articles. Stay tuned for more content. At the same time, study hard, work hard, and most importantly, stay safe. We'll be doing the same for you guys. See you tomorrow.